हेलो फ्रेंड्स, एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट फ्रेम के फर्स्ट वीडियो में हमने रिडंडेंट फ्रेम क्या होता है इसको डिस्कस किया था। उसके बाद कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी इसको डिस्कस किया था और फिर रिडंडेंट फ्रेम का एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसके प्रोसीजर को मैंने समझा था और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। अब आज हम आगे चलते हैं और एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करके देखते हैं रिडंडेंट फ्रेम पे बेस्ड। तो चलिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि फाइंड द फोर्स इन द मेंबर CH ऑफ द फ्रेम लोडेड एज शोन इन फिगर। शेप ऑफ द फ्रेम इज रेगुलर हेक्सागन। ऑल द मेंबर हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि इसके अंदर जितने मेंबर हैं सब मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और उसको मैंने A बोल दिया। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो शेप है इस फ्रेम का वो रेगुलर हेक्सागन है। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, मतलब इन सब की लेंथ सेम है। क्लियर। अब यहाँ पे A जो है वो हिंज सपोर्टेड है और जो F है वो रूलर सपोर्टेड है। ठीक, अब सबसे पहले तो हम इस ट्रस का एनालिसिस करने के पहले ये देखते हैं कि ये परफेक्ट ट्रस है या इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब रिडंडेंट है कि नहीं, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। और मैंने कहा था कि रिडंडेंसी दो तरह की होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नल रिडंडेंसी E इज इक्वल टू होता है R माइनस स्मॉल r। ठीक है, R मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट जो अवेलेबल होते हैं स्ट्रक्चर में, वो मतलब जो प्रेजेंट होते हैं वो। तो चलिए, दो हिंज पे होंगे और एक रोलर पे, मतलब R इज इक्वल टू हो गया 3। और स्मॉल r क्या होता है? स्मॉल r जो है ये रिएक्शन कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्रेम के लिए, मतलब यहाँ पे भी नंबर ऑफ, या इसको हम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। तो ये r की वैल्यू भी 3 होगी, मतलब E इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, मतलब दिस फ्रेम इज स्टैटिकली एक्सटर्नली डिटर्मिनेट, मतलब ये एक्सटर्नली रिडंडेंट नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब इंटरनल रिडंडेंट है कि नहीं, हम इसकी इंटरनल रिडंडेंसी है कि नहीं इसकी बात और कर लेते हैं। तो चलिए, अब I इज इक्वल टू होता है M माइनस 2J माइनस R। ठीक है, इंटरनल रिडंडेंसी हम इस फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ मेंबर तो हो गए 12 माइनस 2J 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये और 3। तो 12 माइनस 40 माइनस 3 मतलब 11, ये हो गया 1। ठीक है, मतलब दिस फ्रेम या दिस ट्रस इज स्टैटिकली इंटरनली इनडिटर्मिनेट टू 1 डिग्री, मतलब ये ट्रस 1 डिग्री का इंटरनली इनडिटर्मिनेट है, 1 डिग्री का ये रिडंडेंट फ्रेम है। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे CH मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं इसी CH मेंबर को रिडंडेंट मेंबर कंसीडर कर लूँगा। ठीक, अब मुझे पता है कि हम किसी भी रिडंडेंट फ्रेम का एनालिसिस कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी से करते हैं और उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मुझे ये पता चला कि मुझे हर मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है। ये जो P है ये हर मेंबर के अंदर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद फिर डेल P बाय डेल T करना होगा। वो कैसे करना है उसकी बात बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि ये जो एक्सटर्नल लोड लगे हैं, इन एक्सटर्नल लोड के कारण हर मेंबर के अंदर जो फोर्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे रिएक्शन चाहिए पड़ेंगे, तो हम सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए स्टेप 1 2 जो आपको लिखना है और हेडिंग डालिए रिएक्शन कैलकुलेशन। ठीक है, अब रिएक्शन कैलकुलेशन में हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट VA एंड VF, इसके मैं बोल लेता हूँ VA
and VF be the vertical upward reaction at support A and F। ठीक है, क्योंकि ये हिंज है तो हिंज पे 2 रिएक्शन कंपोनेंट होंगे और रोलर पे 1 रिएक्शन कंपोनेंट होगा। और यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि सपोर्ट ए पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी, तो उसको भी मैंने बोल दिया कि लेट एच ए बी द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए। ठीक है, तो हिंज पे 2 रिएक्शन हो गई और रोलर पे एक नॉर्मल रिएक्शन मतलब वीएफ हो गई। ठीक, अब हम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये फ्रेम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में हो उसके लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन वैलिड होंगी। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 फॉर दिस फ्रेम। तो टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव मतलब प्लस एच ए प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, मतलब एच ए इज इक्वल टू आ गया माइनस डब्ल्यू। माइनस डब्ल्यू मीन्स अपोजिट टू एज एज्यूम, देयरफॉर टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि आपने टुवर्ड्स राइट इसको एज्यूम किया कर रखा है तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा। रिएक्शन जो आई मैंने वो लगा दी और एच ए कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि टुवर्ड्स राइट है तब वो नेगेटिव है, जब टुवर्ड्स लेफ्ट लगा दिया मतलब वो डब्ल्यू हो गया, एच ए इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। क्लियर, तो एक रिएक्शन कंपोनेंट तो मिल गया। अब सेकेंड रिएक्शन कंपोनेंट के लिए हम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या, समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी कि समेशन ऑफ मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन बना लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। क्या, देखिए ये वी एफ क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस वी एफ इंटू ये डिस्टेंस L और ये इक्वल टू ट्राइंगल है मतलब ये हाफ, तो 3L/2 हो गया। और ये W क्लॉकवाइज देगा मतलब प्लस W इंटू L/2। ठीक है, और ये एक फोर्स लग रहा है, ये क्या करेगा, ये भी क्लॉकवाइज, तो प्लस W इंटू, अब ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये पॉइंट मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ h, इसको मैंने बोल दिया h। ठीक है, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन ये डिस्टेंस L/2, तो यहाँ पे L/2 लिख लीजिए। ठीक है, और tan 60 √3 होता है मतलब h इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू L। क्लियर, अब ये फोर्स क्या करेगा, क्लॉकवाइज, और ये डिस्टेंस हो गई √3/2 इंटू L इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वी एफ इज इक्वल टू आएगा प्लस 0.91 W। क्लियर, अब ये 0.91 W आया मतलब पॉजिटिव है, ये मतलब एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड, क्योंकि आपने वी एफ की जो वैल्यू का साइन माना था उसको अपवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया, तो फिर ये पॉजिटिव आया मतलब वो अपवर्ड ही होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी एफ इज इक्वल टू हो गया 0.91 W। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड ही। ठीक है, अब एक इक्वेशन और यूज़ करते हैं, एक इक्वेशन और अप्लाई करते हैं और वी ए की वैल्यू हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। एक रिएक्शन कंपोनेंट और बाकी है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिग्मा वी एफ वी इज इक्वल टू 0, कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो अपवर्ड पॉजिटिव मतलब प्लस वी ए प्लस वी एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वी ए इज इक्वल टू आएगा प्लस डब्ल्यू माइनस 0.91 W, मतलब 0.09 W, और ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब एज एज्यूम्ड देयरफॉर ये भी अपवर्ड होगा। तो इस फोर्स की वैल्यू को भी मैं लिख देता हूँ कि वी ए इज इक्वल टू आया 0.09 W। क्लियर,
तो हमने रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया कि इस ट्रस के लिए क्या रिएक्शंस होंगी। अब आगे चलते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ये CH जो मेंबर है इसको रिडंडेंट मेंबर हम कंसीडर कर लेंगे और इसी के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फिर मुझे मालूम है कि मैंने प्रोसीजर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आपसे कहा था कि जो रिडंडेंट मेंबर होता है उस रिडंडेंट मेंबर को हम हटा देते हैं और उसकी जगह हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं इस मेंबर को हटा देता हूँ। ठीक है, और इसकी जगह मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूँ और उस फोर्स को बोल देता हूँ T। ठीक है, मैंने CH मेंबर को हटा दिया और उसको रिप्लेस करके जॉइंट्स पे 2 फोर्स लगा दिए। इस जॉइंट पे भी T लगा दिया, इस जॉइंट पे भी T लगा दिया। ठीक है, मतलब अब हमने इन जॉइंट्स पे फोर्सेस की वैल्यू को टेंसाइल एज्यूम कर लिया। क्लियर। अब अगर जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू आएगी वो अगर नेगेटिव आ जाएगी तो हम बोल देंगे अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, देयरफॉर कंप्रेशन हो जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अभी मैंने उसको टेंसाइल एज्यूम कर लिया। क्लियर। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं और फोर्स कैलकुलेशन लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए फोर्स कैलकुलेशन हम मेथड ऑफ जॉइंट से करते हैं। एक एक जॉइंट बनाते चलते हैं और हर जॉइंट के लिए हम एक एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और हर जॉइंट पे हम 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करके और फोर्स कैलकुलेट करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले मैंने लिखा जॉइंट C कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट C की बात करते हैं। देखिए जॉइंट C पे 2 मेंबर मीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये 2 फोर्स हैं, इसको मैंने W बोल दिया, ये जो फोर्स है इसको T बोल दिया और इसको लिख देता हूँ FCB और इसको बोल दिया FCD। ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब जॉइंट C पे फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, सो माइनस T साइन 60 डिग्री माइनस FCD साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से FCD इज इक्वल टू आ गया माइनस T। ठीक है, माइनस T मीन्स अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, देयरफॉर कंप्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिखते चलता हूँ फोर्स, ये मेंबर CD और इसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू आई विच इज माइनस T। क्लियर। अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए माइनस FCB प्लस W माइनस T cos 60 डिग्री प्लस FCD cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से मुझे FCB चाहिए तो FCB इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ये प्लस W माइनस T cos 60 1/2 प्लस FCD की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये है माइनस T और cos 60 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो FCB इज इक्वल टू हो गया, मतलब ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो प्लस W और ये ऐड कर लिया तो ये कितना हो गया T हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस T, मतलब FCB इज इक्वल टू आया W माइनस T। यहाँ तक क्लियर। मतलब इस जॉइंट C से हमने 2 मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट B की बात करते हैं। तो ये मैंने B का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट B। इसको मैंने बोल दिया FBC, इसको बोल दिया FBH और इस फोर्स को बोल दिया FBA। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री। ठीक है, ये जॉइंट है B।
क्लियर? मतलब हमने जितने फोर्सेस थे आउटवर्ड डायरेक्शन में उन सबको टेंसाइल एज्यूम कर लिया, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब अगर वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो टेंसाइल बोल देंगे, और अगर नेगेटिव आएगी तो बोल देंगे अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, देयरफॉर कंप्रेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0, इसको रिजॉल्व कर लीजिए। तो माइनस एफ बी ए और साइन 60 डिग्री, और इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए। तो ये आएगा माइनस एफ बी एच साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी एच। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जॉइंट बी पे मैंने सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ की। तो देखिए प्लस एफ बी सी प्लस एफ बी एच कॉस 60 डिग्री, और इसको यहाँ रिजॉल्व कर दीजिए। तो माइनस एफ बी ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ बी सी इज इक्वल टू, ये बी एच है और ये बी ए, तो बी ए की जगह यहाँ पे पुट कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे बी ए की जगह मैंने माइनस वो लिख दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस एफ बी एच कॉस 60 डिग्री इंटू 2 हो गया। ठीक है, और इधर माइनस लगा लीजिए। ठीक है, cos 60 1/2, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब एफ बी एच इज इक्वल टू आया माइनस, और सी बी की जो वैल्यू थी वो थी W माइनस टी, मतलब ये हो जाएगा T माइनस W। क्लियर है यहाँ तक? अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो एफ बी ए भी मिल जाएगा। एफ बी ए इज इक्वल टू होगा माइनस, ठीक है, तो इसको माइनस कर लीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी W माइनस टी। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो बी एच इज इक्वल टू होगा T माइनस W, और बी ए इज इक्वल टू जो होगा वो होगा W माइनस टी। यहाँ तक क्लियर? अब आगे चलते हैं और जॉइंट डी का फ्री बॉडी डायग्राम हम और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने इस जॉइंट बी से भी 2 फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट डी लिखते हैं। तो देखिए इस डी जॉइंट पे भी आप सब फोर्सेस को बाहर निकलता हुआ एज्यूम कर लेना। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। ये फोर्स हो गया एफ डी सी, इसको बोल दिया मैंने एफ डी एच, और इस फोर्स को भी बोल दिया एफ डी एफ। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे भी हम 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेते हैं। क्या कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, रिजॉल्व कर लीजिए इन दोनों फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में। तो फिर देखिए क्या आएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस एफ डी सी साइन 60, और ये होगा माइनस एफ डी एफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से एफ डी सी इज इक्वल टू होगा एफ डी एफ, मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसी तरह से हम इस जॉइंट पे एक इक्वेशन और यूज़ कर लेते हैं कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट डी इज इक्वल टू 0, माइनस एफ डी एच माइनस एफ डी सी कॉस 60 डिग्री माइनस एफ डी एफ कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको एफ डी एच चाहिए तो यहाँ से लिख लेता हूँ एफ डी एच इज इक्वल टू, ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 एफ डी सी और कॉस 60 1/2।
तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी सी, और एफ डी सी की वैल्यू गिवन है माइनस टी, मतलब माइनस माइनस टी, मतलब ये हो गया प्लस टी। ठीक है, प्लस टी मतलब एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं डी एच मेंबर के अंदर जो फोर्स आया उसको लिख दिया मैंने प्लस टी, एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल। अब यहाँ पे डी सी की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दीजिए तो एफ डी एफ भी मिल गया, तो यहाँ से आप चाहें तो लिख दीजिए एफ डी एफ इज इक्वल टू माइनस टी, तो यहाँ पे मैंने डी एफ भी लिख दिया, डी एफ इज इक्वल टू माइनस टी, फोर्स इन मेंबर डी एफ इज इक्वल टू माइनस टी। ठीक, अब देखिए अपन ने किस किस मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लिया वो लिख लेते हैं यहाँ पे। इन दो के अंदर कैलकुलेट कर लिया, बी जॉइंट से इनके अंदर कैलकुलेट कर लिया था, और डी जॉइंट से हमने इनके अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, हमने आउट ऑफ 12 में से 6 मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब एक मेंबर तो ऑलरेडी जो है वो हमने उसको रिटेंडेंट मेंबर बोला है, तो उसके अंदर तो फोर्स कैलकुलेट करना नहीं है, वो तो टी ही है। ठीक है, मतलब 5 जॉइंट्स के अंदर 5 मेंबर के अंदर फोर्स मुझे और कैलकुलेट करना है, तो 3 जॉइंट बना लेते हैं। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट एफ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बस इस एफ जॉइंट पे भी ध्यान रखिएगा कि फोर्सेस को बाहर निकलता हुआ एज्यूम करिए। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट एफ, ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट एफ हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे रिएक्शन है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। 0.91 W था ये, और ये जो फोर्सेस हैं इनको लिख लिया मैंने एफ डी, इसको बोल दिया एफ एच, और इसको बोल दिया एफ जी। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, और ये जॉइंट एफ। क्लियर। अब यहाँ पे हम इक्वेशंस लगाते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, क्या, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में हमें कितने फोर्स दिख रहे हैं, 3 फोर्सेस। ठीक है, मतलब 2 इंक्लाइंड हैं और एक वर्टिकल, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 0.91 W, और इसको यहाँ रिजॉल्व कर लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिखता हूँ प्लस एफ डी साइन 60 डिग्री, और इसी तरह से इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए, तो ये भी आएगा प्लस एफ एच। ठीक है, और ये भी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.91 W इज इक्वल टू -2, और एफ एच और एफ डी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस, और एफ डी की वैल्यू कितनी थी, माइनस टी, और साइन 60 √3/2 हो गया, और प्लस, और इधर जाके माइनस हो गया, मतलब ये माइनस एफ एच, और ये √3/2। ठीक है, आप √3/2 इधर ले जाइए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.91 W इंटू 2/√3, और ये हो गया प्लस टी, और ये हो गया माइनस एफ एच। तो यहाँ से लिख लीजिए एफ एच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी 1.05 W, और ये हो गया माइनस टी। ये इसको इधर ले जाइए तो इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये वैल्यू हो गई एफ एच इज इक्वल टू टी माइनस 1.05 W। क्लियर, और ये वैल्यू पॉजिटिव, मतलब हम इसको लिख सकते हैं एज एज्यूम देयरफॉर टेंसाइल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ एच, इसके अंदर जो फोर्स है वो आया टी माइनस 1.05 W। क्लियर। अब एक इक्वेशन हम और अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट एफ इज इक्वल टू 0। ये वर्टिकल फोर्सेस लिखा था आपने, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिख देता हूँ। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट एफ इज इक्वल टू 0। टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, माइनस
एफ जी माइनस एफ एफ एच कॉस 60 डिग्री, ठीक है, और इधर लिख लीजिए प्लस एफ एफ डी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको क्या चाहिए, एफ एफ जी चाहिए। एफ जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस एफ एफ एच की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये आएगा टी माइनस 1.05 डब्लू और कॉस 61/2 प्लस एफ एफ डी, ये आएगा माइनस टी और कॉस 61/2, ठीक है। अब ये माइनस टी बाई टू, ये माइनस टी बाई टू, मतलब माइनस टी हो गया ये, और इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.525 डब्लू। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो माइनस बाहर गया तो टी प्लस 0.525 डब्लू, ठीक है। तो ये अपोजिट वाइज एज्यूम देयरफॉर कंप्रेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एफ जी के लिए फोर्स की जो वैल्यू आई वो आ गई माइनस और टी प्लस 0.525 डब्लू, क्लियर। अब मतलब इस जॉइंट से हमने दो फोर्स कैलकुलेट कर लिए। अब आगे चलते हैं और 3 मेंबर्स और बचे जिनके अंदर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिखता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट जी का फ्री बॉडी डायग्राम और बना लीजिए, ठीक है। तो ये जॉइंट जी, ये जॉइंट जी पे भी हम हर फोर्स को बाहर निकलता हुआ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये फोर्स हो गया एफ जी एफ, और ये इस डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है वो है डब्लू। इस फोर्स को मैंने बोल दिया एफ जी एच और इस फोर्स को बोल दिया एफ जी ए, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस जॉइंट से भी आपने कौन कौन से फोर्स कैलकुलेट कर लिए, ये 2 कैलकुलेट कर लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं पहले। तो देखिए क्या आएगा कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लग रहा है, मतलब प्लस एफ जी एफ, ठीक है, और इसको रिजॉल्व कर लीजिए तो प्लस एफ जी एच कॉस 60 डिग्री, और इसको रिजॉल्व करिए तो ये आएगा माइनस एफ जी ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो जी ए कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्लियर। एक इक्वेशन ये हो गई, और इसी तरह से हम एक दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ से भी हम एक इक्वेशन और बना लेते हैं। तो क्या आएगा, ये डाउनवर्ड लग रहा है मतलब माइनस डब्लू हो गया, ठीक है, और इसको वहाँ रिजॉल्व कर लीजिए तो आएगा प्लस एफ जी ए, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए तो प्लस एफ जी एच साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए ये जो एफ जी है या जी एफ है ये नोन क्वांटिटी है, तो जी एफ की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ पे जो 2 अननोन है, एक अननोन ये है और दूसरा अननोन ये है। तो इन दोनों इक्वेशन में 2 अननोन है और ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो एफ जी ए की वैल्यू आएगी और एफ जी एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ जी ए इज इक्वल टू होगा 1.103 डब्लू माइनस टी, ठीक है। ये टेंसाइल है, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब टेंसाइल है, और उसी तरह से जो एफ जी एच की वैल्यू आएगी ये आएगी 0.052 डब्लू माइनस प्लस टी, ठीक है। तो आपने ये 2
फोर्सेस और कैलकुलेट कर लिए इस जॉइंट जी से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो ये जी ए लिख दीजिए और जी एच लिख दीजिए। जी ए इज इक्वल टू आया 1.103 W माइनस टी, और यहाँ पे लिख दीजिए 0.052 W प्लस टी। क्लियर। अब एक आखिरी फोर्स बचा है, उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए बना लेते हैं, ठीक है। और इस जॉइंट ए से एक जो आखिरी अननोन है उसको हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए, ठीक है। चलो, तो जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम और बना लेते हैं। तो देखिए जॉइंट ए पे एक फोर्स ये हो गया, एक फोर्स ये हो गया, एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन हो गई, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक फोर्स ये हो गया, ठीक है। ये एच ए मतलब ये डब्ल्यू फोर्स है, और ये जो है दिस इज़ 0.09 डब्ल्यू, ये वी ए है। और इसी तरह से ये जो फोर्स है दिस इज़ एफ ए बी, इस फोर्स को बोल दिया एफ ए एच, और इस फोर्स को बोल दिया एफ ए जी, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। दिस इज जॉइंट ए। क्लियर। अब यहाँ पे भी हम एक इक्वेशन लगा लेते हैं, क्या, समेशन ऑफ, मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा लेते हैं। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब माइनस डब्ल्यू। अब एफ ए एच इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो प्लस एफ ए एच लिख लीजिए, और एफ ए बी को रिजॉल्व करिए, तो प्लस एफ ए बी, ठीक है, प्लस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री, और इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए, ये होगा प्लस एफ ए जी और कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखिए ए जी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और ए बी की वैल्यू ये लिखिए, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एफ ए एच इज इक्वल टू आएगा टी माइनस 0.052 डब्ल्यू, ठीक है। और ये पॉजिटिव आया, मतलब एज एज्यूम देयरफॉर टेंसाइल आया। तो यहाँ पे मैं ए एच ये और लिख देता हूँ, और इसके लिए ये जो फोर्स की वैल्यू आई टी माइनस 0.052 डब्ल्यू। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब हमें इस फॉर्मूले में डेल पी बाय डेल टी की वैल्यू और चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए क्या आएगा, ये -1, ये -1, ये +1, -1, +1, -1, +1, -1, -1, +1 और +1। क्लियर। यहाँ तक क्लियर। अब मुझे P इंटू डेल पी बाय डेल टी के प्रोडक्ट की बात और करते हैं, मतलब इसको और हम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड और थर्ड कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसको हमने फोर्थ कॉलम में लिख दिया, ठीक। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो CH मेंबर है जिसे आपने रिडंडेंट मेंबर बोला है, उसके फोर्स को भी यहाँ पे लिखिएगा, उसको भी हमें कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो स्ट्रेन एनर्जी है ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है, और इस स्ट्रेन एनर्जी के अंदर जो रिडंडेंट मेंबर है उसकी एनर्जी को भी हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब जब इसको आपने समीशन किया तो ये वैल्यू आई 12T माइनस 5.678 डब्ल्यू, ठीक। अब हम ये फार्मूला मालूम है, कास्टिग्लिनियोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी से हमें पता है कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे L/AE मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सब मेंबर के लिए कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग से इसके लिए कॉलम नहीं बनाया, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए और इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, और जब आपने इस क्वांटिटी को 0 से इक्वेट किया तो आपके पास में T की वैल्यू आई, और T इज इक्वल टू आया प्लस 0.437 डब्ल्यू, ठीक।
अब ये पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इस मेंबर CH के अंदर जो फोर्स है वो टेंसाइल है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बाहर निकलता हुआ फोर्स एज्यूम किया था, मतलब टेंसाइल एज्यूम किया था, और ये वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब एज एज्यूम देयरफॉर टेंसाइल। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और एक दो केसेस डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में जो गिवन फ्रेम था वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट था इंटरनली, मतलब उसके अंदर एक मेंबर ज़्यादा था। तो आपने उस रिडंडेंट मेंबर को हटा के उसकी जगह एक फोर्स अप्लाई कर दिया था T, और फिर उसके बाद हमने उस T को कैलकुलेट किया था। कैसे किया था वो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर स्ट्रक्चर एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट होगा तो फिर क्या करोगे? तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम उसको और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट फ्रेम अगर हो तो फिर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने कहा कि एक्सटर्नल रिडंडेंसी E इज इक्वल टू जो होता है वो R माइनस R होता है। यहाँ पे मुझे R पता है कि टोटल जो कैपिटल R है वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट जो प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो स्मॉल r है वो अवेलेबल इक्वेशंस जो होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। या मैंने आपसे कहा कि जो स्मॉल r है वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स एक्चुअली नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल ये उसके बराबर भी होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि मैंने बोला कि जो स्ट्रक्चर या फ्रेम एक्सटर्नली रिडंडेंट है और उसमें जो रिडंडेंट रिएक्शन है उसे मैंने H बोल दिया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ स्ट्रक्चर हैज़ वन रिडंडेंट रिएक्शन कंपोनेंट और उसे मैंने H बोला। तो फिर हम अब कास्टिग्लिनियोस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय कास्टिग्लिनियोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी हम del U बाय del H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। अगर मेंबर इंटरनली इनडिटरमिनेट था तो मैंने उस रिडंडेंट मेंबर को हटा के उसकी जगह एक T फोर्स लगाया था और उसके रिस्पेक्ट में हमने स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे उस रिडंडेंट रिएक्शन की जगह हमने उस रिएक्शन को H बोल दिया और फिर इस स्ट्रेन एनर्जी को, इस टोटल स्ट्रेन एनर्जी को उस H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो हमें जिस तरह से अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने T की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, यहाँ पे हम इस H की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने आगे भी लिखा कि अब ये इस फॉर्मूले में P कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मैंने कहा कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P इन द मेंबर द redundant reaction restraints is removed and in its place an external force H is applied in the appropriate direction। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि उस रिएक्शन कंपोनेंट को हटाइए और उसकी जगह एक जो फोर्स है H इसको अप्लाई कर दीजिए उस अप्रोप्रिएट डायरेक्शन में जहाँ पे वो रिएक्शन लगाई जाती है, जहाँ पे वो रिएक्शन इंड्यूस हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, तो फिर आपको ये H मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक, अब इसको कैसे करते हैं मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू और आपको बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डिटरमाइन द रिएक्शन एट सपोर्ट B। ये एक फ्रेम गिवन है और इस फ्रेम के लिए L/AE कांस्टेंट है सभी मेंबर के लिए। ठीक है, मैंने लिखा L/AE इज कांस्टेंट फॉर ऑल मेंबर्स। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर B पॉइंट पे मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करना है। तो अब वो कैसे कैलकुलेट होगी उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट कैपिटल R कितने हैं और स्मॉल r कितने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा कि इस स्ट्रक्चर के लिए जो स्मॉल r की वैल्यू होगी वो 3 होगी, 4 नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी वो भी आपको बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्चुअल रिएक्शन कंपोनेंट नेसेसरी फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेम R इज इक्वल टू होगा 2 + 1, मतलब 3 इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन होती हैं उन्हीं के बराबर होगा। यहाँ पे जो ये रिएक्शन इंड्यूस होगी B सपोर्ट पे, अगर ये हटा भी दें तो भी ये स्ट्रक्चर स्टेबल है,
मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इवन इफ द रोलर एट बी इज रिमूव्ड द फ्रेम विल बी स्टेबल। मतलब इस फ्रेम की स्टेबिलिटी के लिए 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही सफिशिएंट है, ठीक। और इसीलिए मैंने कहा कि r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 इक्वेशन पॉसिबल हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए 3 इक्वेशन से काम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे r कितना है, r जो है वो 2 रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ पे, एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ और एक रिएक्शन कंपोनेंट यहाँ। मतलब जो रिएक्शन इस स्ट्रक्चर के ऊपर अवेलेबल हैं वो हैं 4। मैंने यहाँ पे देखिए R क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट अवेलेबल इन द स्ट्रक्चर, तो वो हैं 4। तो R इज इक्वल टू हो गया 4। तो फिर E इज इक्वल टू जो होगा वो R माइनस R मतलब 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3 मतलब 1 हो जाएगा। मीन्स दिस फ्रेम इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू 1 डिग्री एक्सटर्नली, ठीक। क्यों? क्योंकि अब ये इंटरनली है कि नहीं हम उसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा I इज इक्वल टू m माइनस 2j माइनस R। नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 9। नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया, और R जो है वो 3 है। मतलब दिस फ्रेम इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट इंटरनली, ठीक है। मतलब I इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ये फ्रेम सिर्फ 1 डिग्री का स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट है और वो है एक्सटर्नली, ठीक। और उसको मैंने बोल दिया कि वो जो रिएक्शन है वो है इस पॉइंट B पे। तो अगर इस रोलर सपोर्ट को हटा के मैं यहाँ पे एक रिएक्शन कंपोनेंट बना देता हूँ, और इस रिएक्शन कंपोनेंट को मैंने बोल दिया दिस इज VB, ठीक है। इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन है उसे मैंने VB बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम VB कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी बात और कर लेते हैं। तो देखिए मुझे फॉर्मूला तो ये पता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आप इस VB के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात और कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन किया था, इसको 4 कॉलम बनाए थे और 4 कॉलम में वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व किया था, ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही सबसे पहले P की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब P कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है P, तो फिर इस W के कारण और इस VB के कारण हर मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर जब ये फोर्स कैलकुलेट हो जाएंगे डिफरेंट मेंबर्स के अंदर, तो फिर हम उस P की वैल्यू को VB के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब डेल P बाय डेल VB कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में ये आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में मेंबर, सेकंड कॉलम में P की वैल्यूज़, और थर्ड कॉलम में ये डेल P बाय डेल VB मिल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ कॉलम में P इंटू डेल P बाय डेल VB कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे L बाय A तो कांस्टेंट है, सभी मेंबर के लिए गिवन है। तो फिर जो फोर्थ कॉलम का समीशन आएगा उसको 0 से इक्वेट कर लेना, तो आपको VB की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन कैसे होगा मैंने उसकी बात की। और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि अकेले P की वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ W एंड VB। और यहाँ पे 9 मेंबर हैं, मतलब 5 जॉइंट्स बनाना पड़ेंगे, और विदाउट कैलकुलेटिंग रिएक्शन हम डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने अभी आपको फोर्स कैलकुलेट करना बताया और वो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इस जॉइंट से स्टार्ट करना, इन 2 मेंबर के अंदर फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस जॉइंट पे जाना है, ये 2 मेंबर के अंदर फोर्स मिल जाएगा। फिर इस जॉइंट पे जाना है, ये 2 मेंबर के अंदर मिल जाएगा। इस जॉइंट पे जाके ये 2 मेंबर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ जॉइंट A बचेगा। फिर इस जॉइंट A पे जाना, तो आपको ये मेंबर के अंदर फोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आपको रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन यहाँ लगेगी, आप सिग्मा FVA इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर लेना, मतलब फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व कर लेना, तो आपको इस मेंबर के अंदर फोर्स मिल जाएगा। क्लियर? अब हम एक केस और डिस्कस करते हैं कि जब भी हम किसी फ्रेम को फैब्रिकेट करते हैं, मतलब जब बनाते हैं, और अगर किसी मेंबर की लेंथ कम है या ज़्यादा है, तो
तो क्या होगा? तो फिर उस मेंबर के अंदर कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं या उस मेंबर के अंदर फोर्स जनरेट हो जाते हैं। तो फिर उन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको डिस्कस और करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा कि इफ़ एनी वन मेंबर ऑफ ए रिडंडेंट फ्रेम हैज़ लैक ऑफ फिट, मतलब वो छोटा है, तो क्या होगा? Stresses will be induced in all the member of the redundant frame when that member is forced in position, कि जब हम उस छोटे मेंबर को अपनी पोजीशन में फिट करने की कोशिश करते हैं तो फिर उस मेंबर के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं और मुझे उन्हीं को कैलकुलेट करना है। ठीक, अब वो स्ट्रेसेस कितनी होंगी हम उसकी बात करते हैं, उनको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो वो मेंबर की लेंथ कम है और उसको मैं बोल लेता हूँ कि वो जो कम है वो डेल्टा से कम है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट ए मेंबर ऑफ रिडंडेंट फ्रेम बी शॉर्ट इन लेंथ बाय एन अमाउंट डेल्टा। ठीक है, कि वो जो मेंबर हमने फिट किया है उसकी लेंथ में जो कमी है वो डेल्टा की है। अब वो डेल्टा किस किस के कारण होगा? देखिए, जब उस मेंबर को आप फिट करने की कोशिश करेंगे उस फ्रेम के अंदर, तो वो जो जॉइंट हैं, जिन दो जॉइंट्स के बीच में आप उस मेंबर को लगा रहे हैं, वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे वो जॉइंट, और उस मेंबर के अंदर कुछ एक्सटेंशन भी होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि डेल्टा इज इक्वल टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द जॉइंट प्लस एक्सटेंशन ऑफ द मेंबर, इन दोनों के समेशन के कारण होगा वो डेल्टा। ठीक है, अब अगर उस मेंबर की लेंथ ज़्यादा है तो क्या होगा? तो फिर वो जो जॉइंट्स हैं जिनके बीच में वो मेंबर आपने फिक्स किया है वो आउटवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे और उसमें एक्सटेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, मतलब ये जो डेल्टा होगा वो उन दोनों के समेशन के कारण होगा। ठीक है, अब मैंने कहा कि उस मेंबर के अंदर जो फोर्स है उसको मैं टी बोल देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द मेंबर कैरी ए फोर्स टी व्हेन फोर्स इन पोजीशन। अगर उस मेंबर को हम फोर्स करते हैं अपनी पोजीशन में रखने के लिए या वो अपनी पोजीशन में रहे इसके लिए, तो फिर उस मेंबर के अंदर जो फोर्स इंड्यूस होगा उसको मैंने टी बोल दिया। ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। अगर मेंबर शॉर्ट होगा तो फिर उस मेंबर के अंदर जो फोर्स इंड्यूस होंगे, स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी, वो टेंसाइल होंगी, और अगर मेंबर की लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर उस मेंबर के अंदर जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी, फोर्स इंड्यूस होगा, वो कंप्रेसिव होगा। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, मैंने कहा कि डेल्टा इज टेकन एज पॉजिटिव इफ द मेंबर इज शॉर्ट इन लेंथ एंड and delta is considered as negative if the member is excess in length, कि अगर मेंबर की लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर हम डेल्टा को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, मतलब उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और फिर उस मेंबर के अंदर फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू कास्टिग्लियानोस थ्योरम द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द फोर्स टी, वो फोर्स जो उस मेंबर के अंदर है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, टी विल बी इक्वल टू द लैक ऑफ फिट, मतलब डेल्टा के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने वो जो कास्टिग्लियानोस थ्योरम है उससे फॉर्मूला लिख दिया कि डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 से लेके n तक समीशन p डेल p बाई डेल टी एल अपॉन ए विच इज़ इक्वल टू डेल्टा। ठीक, अब आगे चलते हैं और हम दो कंडीशन डिस्कस करते हैं। क्या कि हम एक ऐसा फ्रेम लिया जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो फिर उसके अंदर उस मेंबर के अंदर जो टेंसाइल फोर्स होगी वो टेंसाइल फोर्स होगा या जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। और फिर किसी फ्रेम के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तो फिर उसके अंदर उस मेंबर के अंदर जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, इन दोनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ। ठीक, कि अगर किसी फ्रेम के ऊपर एक्सटर्नल लोड नहीं लग रहा तो फिर आप उस मेंबर को रिप्लेस करिए, हटा दीजिए वहाँ से, और फिर उसकी जगह हम एक यूनिट लोड अप्लाई कर देते हैं उन दोनों जॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और फिर
उसके कारण हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे U बोलेंगे। हर मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उनकी वैल्यूज को हम बोल देंगे U1, U2, U3 अप टू UN। ठीक है, जितने मेंबर होंगे वो U कैलकुलेट कर लेंगे और उसको T से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि उस मेंबर के अंदर फोर्स हमने एज्यूम किया है कि वो T है। तो फिर उस मेंबर के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी P, वो हो जाएगी UT। मैंने कहा कि व्हेन देयर इज़ नो एक्सटर्नल लोड, तो उस मेंबर के अंदर जिसके अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, या जो मेंबर की लेंथ कम है या ज़्यादा है, तो उस फोर्स को मैंने बोल दिया कि वो P = UT हो गया। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा T के रिस्पेक्ट में, तो del P by del T = U हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फिर आपके पास में जो T की वैल्यू, T ही मुझे कैलकुलेट करना, ठीक है, हम तो T ही कैलकुलेट करना चाहते हैं ना, मतलब वो मेंबर जिसकी लेंथ कम है या ज़्यादा है, उसके अंदर जो फोर्स है वही मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब T कैलकुलेट करना है, तो T इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से T को बाहर निकाल दीजिए और U² हो जाएगा, U² L/A। ठीक है, और डेल्टा हमें पता ही है कि कितने से वो शॉर्ट है, तो हमें उस मेंबर के अंदर फोर्स T पता चल जाएगा। क्लियर? अब एक सेकंड कंडीशन की बात और कर लेते हैं। क्या? मैंने कहा कि कंबाइंड स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड एंड एरर इन लेंथ, कि अगर उस मेंबर में की लेंथ में कुछ एरर है, मतलब कम है या ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा। तो अब दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो किसी भी मेंबर के अंदर फोर्स होगा उसकी वैल्यू को मैंने बोल दिया F + UT। ठीक है, देखिए यहाँ पे UT था, अब मैं बोल देता हूँ F + UT। ये यहाँ पे F क्या है और UT क्या है, उनकी बात और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने उसको बोल दिया कि P = F + UT, और यही एक्चुअल फोर्स है। मैंने कहा कि एक्चुअल फोर्स इन एनी मेंबर। ठीक, अब ये जो F फोर्स है ये क्या है, ये एक्सटर्नल लोड के कारण जो किसी भी मेंबर के अंदर फोर्स आएगा वो है ये। ठीक है, बस लेकिन कब है वो भी ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है कि F = stresses in any member due to external load alone when the member is not put into position। मतलब वो मेंबर जो कि शॉर्ट थी, जिसकी लेंथ या लॉन्ग था, उसको हटा दीजिए। ठीक है, तब जो फ्रेम बचेगा वो परफेक्ट फ्रेम होगा, और फिर उस परफेक्ट फ्रेम का एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो फिर उसके अंदर डिफरेंट मेंबर के अंदर जो फोर्स होगा उसे मैंने F बोला है। ठीक है, और U क्या है कि U हमें पता है कि उस मेंबर की जगह हम उन दोनों जॉइंट्स पे एक यूनिट लोड अप्लाई कर देंगे, वही यूनिट लोड के कारण जो डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स होंगे वो U है। तो मैंने लिखा कि स्ट्रेसेस इन एनी मेंबर ड्यू टू यूनिट पुल एट द जॉइंट ऑफ द मेंबर हैविंग लैक ऑफ फिट। ठीक, अब जब मुझे ये वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है, मतलब ये मैंने एज्यूम कर लिया, तो फिर अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूं अगर T के रिस्पेक्ट में, तो ये मिल गया। और इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इस फॉर्मूले में, तो मुझे ये मिल जाएगा। क्लियर? ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये मिल गया मुझे। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की आ गई। क्लियर? अब इसको वहाँ ले जाइए, और मुझे तो T चाहिए तो T कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो T का फॉर्मूला आएगा वो आएगा T = डेल्टा माइनस समीशन ऑफ 1 to n FUL/A अपॉन समीशन ऑफ 1 to n U² L/AE। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो क्वांटिटी है ये हम जो डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम पढ़ा करते थे उसका फॉर्मूला यही था। वो फॉर्मूला क्या था, 1 से लेके n तक हम समीशन करते थे और PUL/AE करते थे, वही चीज़ है ये। मतलब परफेक्ट फ्रेम में किसी भी जॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होता था उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब T होगा वो जितना शॉर्ट है डेल्टा माइनस ये क्वांटिटी, मतलब उस जॉइंट का डिफ्लेक्शन, अपॉन इससे डिवाइड कर लीजिए, तो आपको उस मेंबर के अंदर फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को किन स्टेप्स में सॉल्व करते हैं उसके प्रोसीजर को और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रस है और इस ट्रस के अंदर ये जो BE मेंबर है ये शॉर्ट इन लेंथ है। तो फिर अब
इस मेंबर के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी, शॉर्ट इन लेंथ है मतलब टेंसाइल फोर्स होगा, तो वो टेंसाइल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे वो आपको बता देता हूँ, वो प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इस मेंबर जिसके लेंथ शॉर्ट है उसको हटा दीजिए, इस मेंबर को हटा दीजिए, और अब ये एक परफेक्ट फ्रेम बन गया, और ये परफेक्ट फ्रेम बन गया मतलब अब हम इस W लोड के कारण डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब F कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उस मेंबर को हटाने के बाद, ठीक है, अब जब वो मेंबर हट गया तो डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स मिल गया, उसे मैंने सेकंड कॉलम में लिख दिया और वो फोर्स F हो गया। क्लियर? अब हम सेकंड स्टेप में इस पॉइंट पे या इस जॉइंट पे एक यूनिट लोड लगा देते हैं, ठीक है, और इस जॉइंट पे भी हम एक यूनिट लोड अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये यूनिट किलोन्यूटन का लगा दिया और ये भी 1 किलोन्यूटन का लगा दिया। क्लियर? अब इस यूनिट लोड के कारण डिफरेंट मेंबर्स के अंदर अगेन हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उन वैल्यूज़ को बोल देंगे U। ठीक है, मतलब थर्ड कॉलम में हमें U की वैल्यू मिल जाएगी डिफरेंट मेंबर के लिए, ये मिल गया। और फिर डिफरेंट मेंबर्स की लेंथ लिख दीजिए फोर्थ कॉलम में, और फिर फिफ्थ कॉलम में हम FUL/AE को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और सिक्स्थ कॉलम में U²L/AE की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें T की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब इस मेंबर BE के कारण जो लैक ऑफ फिट के कारण स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई या फोर्स जो इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।